राजकीय महाविद्यालय पिलवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप द्वितीय वर्ष पास कर या जो भी प्रमोट हो गया, आप तृतीय वर्ष में आ चुके हैं। तृतीय वर्ष में जो लोक प्रशासन की दो पाठ्य पुस्तक में से जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है, उसमें उसका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है तुलनात्मक लोक प्रशासन। पहला बिंदु कौन सा है? तुलनात्मक लोक प्रशासन। चल थोड़ी देर रुके, तुलनात्मक लोक प्रशासन से पहले अपन थोड़ा पिछली क्लासों का रिवाइज कर लें। अब यहाँ बात आती है कि भाई लोक प्रशासन कहते किसे हैं, लोक प्रशासन कहते किसे, लोक प्रशासन होता क्या है। तो जैसे कि आपने पुरानी क्लासों में या आपने अब तक तो आप अनुभव कर ही चुके हैं भी कि लोक प्रशासन का सीधा साधा अर्थ है कि किसी भी कार्य को अच्छे से ढंग से करना, ठीक है, ताकि उसका परिणाम प्राप्त हो जाए और जो अपन ने जितना उसमें निवेश किया है वो अपने को वापस अच्छे से उसका आउटपुट हो गया या फायदा हो गया अपने को पुनः मिल जाए और लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो जाए। ये लोक प्रशासन की सामान्य परिभाषा है। थोड़ा ढंग से लिखें तो वो अपन कह सकते हैं निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं बौद्धिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। सामान्य परिभाषा है, बिल्कुल एलडी वाइट ने दी थी, ठीक है। अब आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन। आखिर तुलनात्मक लोक प्रशासन होता क्या है, तुलनात्मक लोक प्रशासन होता क्या है? तो आप इसको थोड़ा कंसेप्ट को समझ लो ताकि अपन जो इस पाठ्य पुस्तक के आगे के जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना उसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। या फिर जब भी आप किताब खोलो कि तुलनात्मक लोक प्रशासन ये टॉपिक निकला है क्या है, तो इसको जो पहला चैप्टर है ना उसको ध्यान से समझ लो ताकि आगे जो अपन पढ़ेंगे ना वो समझ में आसानी होगी। तो देखो तुलनात्मक लोक प्रशासन होता क्या है। तुलनात्मक लोक प्रशासन नाम से पता चल रहा है, तुलनात्मक लोक प्रशासन यानी दो शब्द को डिवाइड कर दो, तुलनात्मक और लोक प्रशासन। यानी कि लोक प्रशासन की तुलना करना तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। अब दिमाग में आगे बात की भी ये लोक प्रशासन की तुलना करनी किससे है, लोक प्रशासन की तुलना करे किससे? तो बोला कि भाई एक लोक प्रशासन की दूसरे लोक प्रशासन से तुलना करना तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। कि सर एक लोक प्रशासन की दूसरे लोक प्रशासन से तुलना, ये दूसरा क्या है? दूसरे का अर्थ ये कि भाई सिंपल इसका अर्थ है कि भाई राजस्थान के लोक प्रशासन की तुलना केरल के लोक प्रशासन से करना तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। या फिर भारत में लोक प्रशासन की तुलना अमेरिका के लोक प्रशासन से करना तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। यानी कि दो देशों के बीच जब दो देशों के लोक प्रशासन की आपस में तुलना की जाती है ना, उससे तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। अब देखो ये तुलना की क्यों जाती है, आप जानते हो कि तुलना क्यों की जाती है? दो लोगों की तुलना आपस में क्यों की जाती है? दो लोगों की तुलना इसलिए की जाती है कि उनमें जो अच्छे गुण है ना वो सामने आ जाए, जो खराब गुण है वो भी सामने आ जाए, इसलिए तुलना की जाती है। समझ रहे हो ना? दो चीजों की तुलना क्यों की जाती है? तो इसके फायदे और नुकसान का पता लगाने के लिए की जाती है। तो इसलिए प्रशासन की तुलना भी इसलिए की जाती है कि भी जो प्रशासन में जो गलत चीजें हैं उनको बात की जाए, तो अच्छी चीजें हैं उनको समावेशित की जाए। तो इस आधार से क्या हो, तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय माना गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन आया क्यों। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में बताते हैं कि ये है ना, जैसे लोक प्रशासन, ये तो आप जानते हैं कि भी लोक प्रशासन का उदय है ना 1887 में वुड्रो विल्सन के एक निबंध के द्वारा हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन को ना कोई भी नीति होती है ना उसको बनाना सरल है लेकिन उसको चलाना कठिन है, और चलाने वाला काम कौन करता है? लोक प्रशासन। अर्थात लोक प्रशासन को अलग कर देना चाहिए नीति निर्माण से। अर्थात उनका तात्पर्य रहा है कि भी राजनीतिक विज्ञान से लोक प्रशासन को अलग करके अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। या तो ठीक है। अब उन्होंने जब 1887 में आह्वान किया तो फिर क्या हुआ, विद्वानों ने लोक प्रशासन के सिद्धांत बनाना शुरू किया। विद्वानों ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण करना शुरू किया, अलग अलग प्रशासन के सिद्धांत बनाना उन्होंने शुरू किया। अब ये सिद्धांत शुरू की तो सिद्धांतों में क्या कि थोड़ा नौकरशाही का सिद्धांत लिया, और भी ये लुथर बुलिक वगैरह ने सिद्धांत दिया, पोस्टकोर्प वगैरह सिद्धांत दिए, ये सब सिद्धांत चल रहे थे। और इन सिद्धांतों के आधार पर इन विद्वानों ने क्या घोषणा कर दी कि अपने लोक प्रशासन के सिद्धांत हो गए। जब ये सिद्धांत लोक प्रशासन तो एक वैज्ञानिक विज्ञान हो गया, लोक प्रशासन क्या हो गया? विज्ञान। विज्ञान होने का तात्पर्य होता है कि कोई भी चीज ऐसी है कि अगर मान लो उसको यहाँ लागू की जाए तो भी उसका परिणाम वैसे आए, और किसी और जगह लागू की जाए तो उसका परिणाम भी वैसे आए। तो इन विद्वानों तो अपने यहाँ अध्ययन करके उस चीज को विज्ञान घोषित कर दिया, लेकिन जो बाद के जो लोक प्रशासन का अध्ययन करने वाले लोग आए थे ना, उन्होंने कहा यार आपने ऐसे कैसे विज्ञान कर दिया, इसको विज्ञान करने के लिए प्रूफ तो करो।
कि आपने जो सिद्धांत दिया है वो किसी और देश में अगर लागू करें तो क्या वहां वो वही परिणाम देंगे? तो उनका नहीं, ऐसे नहीं सिद्धांत। उन्होंने क्या करें, तो उनका भी काम करो, दो देशों के प्रशासन की तुलना करो, और जब दो देशों के प्रशासन की तुलना करेंगे उसमें से जो चीजें अच्छी आएगी वो देख लो, और उन चीजों को आप सिद्धांत बनाओ, और फिर कह सकते हो ये चीज ऐसी है तो वहां भी ऐसी ही रहेगी। तो उन्होंने ठीक है चलो ये, तो ये काम किसने किया? तुलनात्मक लोक प्रशासन के विद्वानों ने, और वहां से इसको तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय का माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई तुलनात्मक लोक प्रशासन की थोड़ी कंसेप्ट वाली बातें, थोड़ी व्यवहारिक बातें जो अपने को आनी चाहिए। बाकी जो कोर्स में किताबें है कैसे आंसर लिखना है वो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन है क्या। तुलनात्मक लोक प्रशासन है क्या? सिंपल है कि तुलना, नाम से पता चल रहा है, परिभाषा पूछ ले कि भाई लोक प्रशासन की तुलना करना ही तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। यानी कि लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन। अभी तुलनात्मक लोक प्रशासन में और क्या होता है कि इस तुलनात्मक लोक प्रशासन में पार सांस्कृतिक अध्ययन किया जाता है, अंतरदेशीय अध्ययन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अध्ययन किया जाता है, अंतरराज्यीय अध्ययन किया जाता है या अंतरराष्ट्रीय अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन। यानी कि दो देशों के प्रशासन की तुलना करना तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। और इसका उदय कहाँ हुआ है? अमेरिका में। अमेरिका के जो विद्वान थे ना, उन्होंने सर्वप्रथम तुलनात्मक लोक प्रशासन पर अपना ध्यान आकृष्ट किया या तुलनात्मक लोक प्रशासन पर अध्ययन करना शुरू किया। यहाँ तक ठीक है। फिर आता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्यों उदय क्यों कर रहे हैं? ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात क्यों छिड़ी? आखिर तुलना करना क्यों चाहते हैं? तो आपको मैंने पहले बताया वही है, आंसर वही देना है, वही पॉइंटों में दिख रखा है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के पीछे, उदय के पीछे जो मुख्य कारण है ना, सबसे पहले तो है असंतोष। क्या है? असंतोष। असंतोष इनका जो तुलनात्मक लोक प्रशासन के टाइम पे जो विद्वान थे ना, वो जो पुराने लोक प्रशासन पर असंतोष करते थे। वो कहते थे कि आप अपने सब्जेक्ट के बहुत महत्व बता रहे हो, बड़ा चढ़ा के बता रहे हो, कहते तो विज्ञान है, सब जगह लागू किया जा सकता है, सार्वभौमिक है। तो ये सार्वभौमिक कहाँ है? इसके जो सिद्धांत जहां लागू करते हैं ना, वहां तो बहुत सारी समस्या आती है। एक देश के सिद्धांत दूसरे देश में लागू नहीं किए जा सकते। उनको असंतोष था, नहीं भाई हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो वो नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आप अध्ययन करो। तो इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। दूसरा है कि सार्वभौमिक मॉडल। अभी असंतोष थे तो ये चाहते थे कि ऐसा लोक प्रशासन के मॉडल बनाए, ऐसा लोक प्रशासन के सिद्धांत लाए जो सभी देशों में लागू हो सके, जिनको सभी देशों में लागू किया जाए और वहां उसके अच्छे परिणाम ही आए। अगर बुरे परिणाम आए तो सब जगह आएंगे, और अच्छे परिणाम आएंगे तो सब जगह आएंगे। तो हम ऐसे मॉडल इसको बनाएंगे। ठीक है। फिर तीसरा कारण ये था कि विकासशील देशों की प्रशासनिक संस्था। द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1939 से लेकर 1944 तक ये सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद बहुत सारे देश आजाद हुए, बहुत सारे क्या विकासशील देशों में जाके जो दूसरे देशों के लोगों ने जो अमेरिका वगैरह इनके विद्वान विकासशील देशों में जाके वहां की प्रशासनिक संस्थाओं को अध्ययन करने लगे। उनको लगा उनको नई बातें मिली, उन्होंने कहा यार ये तो हमारे यहाँ ही नहीं है। तो इस वजह से भी क्या विकासशील देशों की उनकी प्रशासनिक संस्थाओं को उन्होंने अध्ययन किया, तो वहां से उनको कुछ नए विचार आए। उनका भी यार ये विचार अलग अलग है, उनके अपन तुलना करते हैं। ठीक है। फिर आए डच स्वाधीन देश। तो 1950 के बाद तो आपने देखी ये काफी देश आजाद हो गए थे। भारत हुआ था, श्रीलंका वगैरह, खूब चीन वगैरह, ये सब देश आजाद हुए। इन देश जो देश आजाद हुए ना, इनकी क्या अलग अलग तरह की समस्या थी। उनका अध्ययन करने के लिए क्या हुआ, अमेरिका से और भी रूस से वगैरह से, जर्मनी से विद्वान गए, उन्होंने वहां अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो रिजल्ट आया वो तुलनात्मक लोक प्रशासन में डाल दिया। ठीक है ना। ये तीसरा है द्वितीय निर्देशित ज्ञान। अब ये चाहते थे कि हम ये तुलनात्मक लोक प्रशासन के जो विद्वान ऐसे चाहते थे कि भाई हम कोई भी योजना बनाए, कोई भी नीति बनाए तो ऐसी बनाए कि नीति बनाए और उसको लागू करें, उससे अच्छे परिणाम आए। यानी ऐसे सिद्धांतों की खोज करें जिससे एक तो अच्छी नीति बने, नीति बनने के बाद भी ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो अच्छे ढंग से इनको लागू किया जाए। तो ऐसे सिद्धांतों को खोजने के लिए तो वो तुलना करनी पड़ेगी। तो इस वजह से भी तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय हुआ। फिर आता है अमेरिकी सहायता। ये अमेरिका के लोग क्या बहुत सारे नए स्वाधीन देश, विकासशील देश, गरीब देशों में क्या सहायता कर रहे थे। पैसे कोई वित्तीय मदद कर रहा था, कोई एनजीओ चला गया, कोई रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह जो होती है ना, तो ये सब हेल्प कर रहे थे। हेल्प करने के बाद उन्होंने देखा तो हर समाज का व्यवहार अलग अलग था। कोई जो चीज एक देश के लोग पसंद करते थे वही दूसरे देश के लोग पसंद नहीं करते थे। इन चीजों को कारण खोजने के लिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का उदय होता है, ये माना जाता है। ये कारण 4-5 आप इसको समझ भी सकते हो, मन से भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर आता है तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या। अगर आप ये तुलना करेंगे तो आप चाहते क्या हो, क्या करोगे लास्ट में?
ऐसा क्या चीज निकालना चाहते हो तो आप तुलनात्मक लोक प्रशासन में जोड़ दे रहे हो। तो उन्होंने क्या है कि जो एफआर का मतलब होता है फ्रेडरिक्स, विद्वान है तुलनात्मक लोक प्रशासन के, और इन्हें तुलनात्मक लोक प्रशासन के पिता भी कहते हैं, ठीक है ना, फ्रेडरिक्स। आगे इनके बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे, इन्होंने कौन से मॉडल दिए, इनकी कौन कौन सी बुक्स है, वो अच्छे से अपन देखेंगे। तो फ्रेडरिक्स ने बताया कि तुलनात्मक लोक प्रशासन में 4 उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं? देखो, या तो अगर आप नाम लिखो तो भी ठीक है, या अगर आपने डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाम लिखो तो थोड़ा अच्छा जाएगा, बच्चे स्टूडेंट ने मतलब थोड़ा गहराई से पढ़ेगी, नाम भी जानता है, ठीक है। तो लोक प्रशासन किसने क्या 4 उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य चारित्रिक गुणों को समझना। ये इसने कहा कि हमारे तुलनात्मक लोक प्रशासन का पहला उद्देश्य है कि कोई भी किसी भी देश की जो प्रशासनिक संस्था है ना, उसका चरित्र कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, उनको हमें समझना है। उसको हम कब समझेंगे? जब हम उसकी इस देश के प्रशासनिक संस्था की तुलना किसी और देश की प्रशासनिक संस्था से करेंगे तो हम इसके गुणों को समझ पाएंगे। तो पहली विशेषता ये है कि हमें इसके गुण को समझना। दूसरी है नौकरशाही के अंतर के कारकों को समझना। ये कह रहा है नौकरशाही का तात्पर्य है लोक प्रशासनिक में जो व्यक्ति काम करते हैं ना, प्रशासनिक सरकारी कर्मचारी, इसको नौकरशाही कहा गया है, ठीक है ना। तो नौकरशाही में जो एक देश की नौकरशाही से दूसरे देश की नौकरशाही में अंतर क्यों है? आपने देखा होगा बहुत से देशों की अभी की परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ। ये मत कहा जाता है कि वहाँ का प्रशासन बहुत ईमानदार है, वहाँ प्रशासन कठोर है, जबकि बहुत सी जगहों माना जाता है कि यहाँ प्रशासन लचीला है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। तो इनके पीछे अगर अंतर क्या है, ऐसा क्या कारण है कि भी यहाँ तो अंतर है वहाँ नहीं है? इन कारणों को पता लगाने के लिए भी इनका अध्ययन किया जाता है। फिर आती है दूसरी भी सफलता असफलता के कारण, यानी कि ये कहते हैं कि लोक प्रशासन की जो संस्थाएं बनी हुई ना, तो ये किसी देश में तो सफल हो रही है और किसी देश में ये असफल हो रही है, यानी कि इनको जब वहाँ स्थापित किया गया तो अपना काम अच्छे से कर रही है, और किसी देश में अगर उसी संस्था को स्थापित किया तो वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर रही है। तो ऐसे क्या कारण है? इनको कारण का पता लगाओ। तो कारण का पता लगाने की तुलना करना जरूरी है, ठीक है, दोनों जगह जाके अध्ययन करना जरूरी है। तो ये क्या, ये भी इसका उद्देश्य है, ठीक है, प्रशासनिक संस्थाओं की सफलता और असफलता के कारणों का पता लगाना। फिर है कि जो उनके जो रिजल्ट आए ना, उसको हम प्रशासन में डाल के प्रशासन का सुधार करना चाहते हैं। अंतिम उद्देश्य तो क्या है कि प्रशासन में सुधार कर दो तो ऑटोमेटिकली सबका सुधार हो जाएगा, और यही तो प्रशासन का लक्ष्य है। लोक प्रशासन का मेन उद्देश्य क्या है? लोक प्रशासन की परिभाषा में आता है ना कि किसी भी कार्य को अच्छे से ढंग से करना ताकि अच्छे से परिणाम प्राप्त हो। अच्छे से परिणाम प्राप्त करने के लिए लोक प्रशासन में सुधार करना जरूरी है। तो सुधार करने के लिए हमें कुछ सिद्धांत चाहिए, कुछ नियम चाहिए, कानून चाहिए। तो वो किसके आधार पर बने? तुलना के आधार पर। तो इनको अंतिम उद्देश्य क्या रहा? इन्होंने माना कि प्रशासनिक सुधार करना। तो प्रशासन में सुधार हो गया तो ओवरऑल सब कुछ सुधार हो गया, प्रशासन लोक प्रशासन का जो मेन उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। ये सब तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्देश्य रहा हो। आप यहाँ ध्यान दें कि तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या है ना, पहले लोक प्रशासन आया, फिर तुलनात्मक लोक प्रशासन आया। तो ये क्या है कि अपने लोक प्रशासन में वैसे नया था, इसको अकादमिक या शैक्षणिक स्तर पर कुछ बुक्स वगैरह, कुछ सिद्धांत वगैरह तो चाहिए ना। उन सिद्धांतों की खोज के लिए, इनका कोर्स को बढ़ाने के लिए आगे से आगे ये इन्होंने नए नए सिद्धांत का आधार बनाकर नए सिद्धांतों का निर्माण किया है, ठीक है। आगे यहाँ तक तो हो गया सारा। अब देखो, अब तुलनात्मक लोक प्रशासन में एक खास चीज आती है, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। ये क्या है? ये इसका सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है कि तुलनात्मक प्रशासनिक समूह क्या है, CAG क्या है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह क्या है? सिंपल सा सवाल है, 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब तो है ही है, लेकिन जो फैक्ट वाले सवाल पूछेंगे ना 2 नंबर या कैसे पूछ सकते हैं, तो उसमें ये चीज पूछी जाती है। भाई पूछेंगे कि तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक प्रशासनिक ग्रुप, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह या कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप क्या है? इसका उत्तर लिखोगे ना, इसका उत्तर लिखने से पहले इसका उत्तर है ना, शुरुआत यहाँ से की जाती है। देखो, ASPA 1939, ASPA 1939, ये क्या है? ये आस्पा बोलते हैं इसको, ठीक है। आस्पा ये अमेरिका में एक संगठन था, एक संस्था थी जिसका नाम क्या था? आस्पा, ठीक है। एक समाज था, ठीक है, उसका नाम क्या था? आस्पा से गठन कब किया था? 1939। जो पूरी है अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं? लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी, ठीक है, यानी लोक प्रशासन का अमेरिकी समाज, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसका गठन कब किया था? 1939 में। ये संस्था थी। अब इस संस्था ने अपने कुछ लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? एक ग्रुप, उसका समिति बने। उस समिति का नाम क्या है? CAG। उस समिति का नाम क्या है? CAG। सिंपल है ना।
कि अमेरिका में एक संस्था थी आस्पा, जिसका गठन 1939 में किया गया था। उस आस्पा की एक समिति थी, उस समिति को क्या कहा गया है, CAG कहा गया है, ठीक है, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह कहा गया। और उसकी गठन कब किया था, 1960 में। कंफ्यूज मत होना, इस आस्पा का गठन तो 1939 में हो गया था, ये बड़ा संगठन है। इस संगठन ने अपनी एक समिति बनाई, उस समिति का गठन कब किया गया था, 1960, CAG, ठीक है ना, 1960। अब इस समिति में बहुत सारे विद्वान थे, उनमें से 2-4 खास विद्वान है, आप ये नाम याद करो। फ्रेडरिक्स, नाम से पता है, पहले भी आ चुका है नाम, और ये तुलनात्मक लोक प्रशासन के पिता भी माना जाते हैं। फ्रेडरिक्स, फेरल हेडी, ठीक है, फेरल हेडी, ड्वाइट वाल्डो, DW ड्वाइट वाल्डो, FR फ्रेडरिक्स, FH फेरल हेडी, DW ड्वाइट वाल्डो, JM जॉन मोंटेगोमरी, ठीक है ना, इनका नाम है जॉन मोंटेगोमरी। ये 3-4 विद्वान है, इन्होंने, इनकी कमेटी थी, इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन शुरू किया। अब ध्यान रखना, इनके जो अध्ययन में है ना, जो सहायता की जाती है ना, ये फोर्ड फाउंडेशन है, फोर्ड की गाड़ियाँ आती है ना, कार वगैरह, तो ये इसकी संस्था अमेरिका की है, मतलब अमेरिका का है कंपनी। तो ये क्या, इस ग्रुप को सहायता देता था, आगे भी आप पैसे लो और आप विभिन्न देशों की प्रशासन की समस्याओं का अध्ययन करो, ठीक है ना। ये इनको मतलब NGO था जिनको पैसे देके इनको वित्तीय सहायता प्रदान करता था, ठीक है। उस सहायता पर इन्होंने अध्ययन शुरू किया, और 1960 से 70 लगा तक इस कमेटी के चेयरमैन या हेड कौन थे, फ्रेडरिक्स। कौन थे, शुरू के 10 सालों में इसके चेयरमैन कौन थे, फ्रेडरिक्स, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि आगे चलता है, इस समिति ने अपना काम अच्छे से किया, और इस समिति को मेन 3 उद्देश्य दिए गए, ठीक है, मेन काम दिए गए कि भी तुलनात्मक लोक प्रशासन में रिसर्च करो, आप जाके वहां प्रयोग करो, ठीक है, पता लगाओ कारणों का, रिसर्च करना, ठीक है। फिर जो आपने रिसर्च लाए ना, जो भी आपके जो सुझाव आए, जो भी आपने अध्ययन किया, उसको ना कॉलेज में पढ़ाओ, शिक्षण कराओ, ठीक है, बच्चों को बताओ ये हमने किया, हमारा ये समस्या है, ठीक है। फिर तीसरा है कि लोक नीति निर्माण के अंदर जो कैसे अपने किसी लोक नीति को अच्छे से बना सके, कैसे उसको क्रिया में की जाए, उसको जो आप उनके सुझाव हमें दो। ये इनके 3 उद्देश्य थे। इस कमेटी के 3 अक्षरों का नाम है, 3 उद्देश्य बता देना कि पहला उद्देश्य था कि रिसर्च करो, तुलना प्रशासनिक संस्थाओं पर तुलना करके। फिर जो आप रिसर्च लाए उनको कॉलेजों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा के क्षेत्र में लाओ उनको। फिर जो इनके जो इसके बाद आप है ना, जो भी अपन पब्लिक पॉलिसी बनाती है ना सरकार, उसको पॉलिसी बनाने में आप है ना सुझाव दीजिए। आप जो रिसर्च के आधार पर जो तुलना जो आपने सवाल ग्रहण किया ना, वो हमें बताया कैसे हम इस योजना को अच्छे से बना सकें, ठीक है ना। ये इसके उद्देश्य से बाद में लास्ट में आप लिख सकते हो कि 1975 में केक का विघटन हो गया था, CAG को 1975 में समाप्त कर दिया गया था। क्यों किया कि क्या, वो बड़ी बात ही क्लासों में पढ़ेंगे, कभी अपने लिए तभी पढ़ने की जरूरत नहीं। 1975 में इसका विघटन हो गया। और ये TGCA का मतलब है द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये ना एक किताब निकालती थी हर महीने, या एक किताब निकालती थी, जर्नल, ठीक है, जर्नल बोलते हैं। उसका नाम क्या था, TGCA, द जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में जो शुरुआती जो अपन अध्ययन करेंगे ना, इसी के बेस के आधार पर अपन आगे के सारे यूनिट या जो भी अपने दे रखे ना, वो सारा अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देने पाएंगे, अब स्टूडेंट बुक्स में है ना, अपन 2 देशों की तुलना करेंगे, प्रशासन के, संविधान की, ठीक है ना। जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है, नेपाल, चाइना, इस सब के प्रशासनिक संस्थाओं का अपन आपस में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज की बात धन्यवाद।